वन टू थ्री स्टार्ट। यह तथ्य चकित करने वाला है कि दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण का कोई नियम नहीं है और स्वयं कंपनियां ही अपनी दवाओं की गुणवत्ता का सत्यापन करती हैं। यह ठीक नहीं और ऐसे समय तो बिल्कुल भी नहीं जब दवाओं की गुणवत्ता को लेकर दुनिया भर में जागरूकता बढ़ रही है। चूंकि भारत एक बड़ा दवा निर्यातक देश है और उसे विश्व का औषधि कारखाना कहा जाता है, इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दवा कंपनियों के लिए क्वालिटी कंट्रोल का कोई भरोसेमंद नियम बनाए। इस नियम के दायरे में निर्यात होने वाली दवाएं भी आनी चाहिए और देश में बिकने वाली दवाएं भी, क्योंकि नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाएं बिकने की शिकायतें आती ही रहती है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पिछले दिनों विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि 1 जून से कफ सिरप निर्यातकों को विदेश भेजने के पहले अपने उत्पादों का निर्धारित सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराना आवश्यक होगा। प्रश्न यह है कि यह नया नियम केवल खांसी के सिरप पर ही क्यों लागू हो रहा है? क्या इसलिए कि पिछले वर्ष गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में भारतीय दवा कंपनियों की ओर भेजे गए कफ सिरप में खामी पाई गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय कंपनियों की ओर से इन देशों में निर्यात किए गए कफ सिरप से कुछ बच्चों की मौत का भी दावा किया। यद्यपि इस दावे को भारत ने चुनौती दी, लेकिन देश से निर्यात होने वाले कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर विश्व के कुछ देशों में संशय पैदा होना स्वाभाविक है। यह ठीक है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कफ सिरप के मामले में एक आवश्यक कदम उठाया, लेकिन ऐसा कदम तो निर्यात होने वाली सभी दवाओं के मामले में उठाया जाना चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले एक भारतीय फार्मा कंपनी की ओर से अमेरिका भेजी गई आई ड्रॉप में खामी मिलने की बात सामने आई थी। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और दुनिया के कुल जेनेरिक उत्पादन का लगभग 20% आपूर्ति करता है। भारत के दवा उद्योग की व्यापकता को इससे समझा जा सकता है कि देश में 3000 से ज़्यादा दवा कंपनियां हैं, जो 10,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियों के जरिए दवाओं का उत्पादन करती है। 2014 से 2022 के बीच भारत का दवा निर्यात दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर 24.6 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा। स्पष्ट है कि भारत को अपने दवा उद्योग की साख को बचाने के लिए हर संभव जतन करने होंगे। जिस तरह विदेश व्यापार महानिदेशालय कफ सिरप के निर्यात के मामले में सक्रिय हुआ, उसी तरह औषधि महानियंत्रक को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में बनने वाली दवाओं को गुणवत्ता को लेकर कहीं कोई सवाल न उठने पाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा को कई लिहाज से बेहद अहम माना जा सकता है। दुनिया भर में भारत की अहमियत को जिस रूप में दर्ज किया जा रहा है, उसमें स्वाभाविक ही ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबार से लेकर कूटनीति तक कई स्तरों पर परस्पर संबंधों के मजबूत होने की जमीन और पुख्ता हुई है। इस बीच एक अहम पहलू यह भी रहा कि पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया में अराजक तत्वों की ओर से मंदिरों पर होने वाले हमलों को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही थी। उस पर भारत ने सख्त आपत्ति दर्ज की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय प्रशासन इस मसले पर कानूनी कार्रवाई करता दिखा, लेकिन ऐसी कई घटनाओं से यही लग रहा था कि संभवतः किसी संगठन या समूह की ओर से मंदिरों पर हमलों को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने यहाँ तक कहा कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी जिससे आपसी रिश्तों को नुकसान हो। यानी एक तरह से भारत ने इस मसले पर स्पष्ट रुख अख्तियार किया है। शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को इस बात का भरोसा देना पड़ा कि वहां मंदिरों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ महीनों के दौरान मंदिरों पर हमले की घटनाओं में तेजी देखी गई। इस क्रम में कई अलग अलग मंदिरों पर हमले किए गए, तोड़फोड़ की गई, भारत को लक्षित करके आपत्तिजनक नारे लिखे गए। इस तरह की गतिविधियों का आरोप वहां गोपनीय तरीकों से काम करने वाले खालिस्तान समर्थक समूहों पर लगा। लेकिन हैरानी की बात है कि कानून व्यवस्था और प्रशासन की कसौटी पर बेहतर माने जाने वाले देश में इस तरह की अवांछित गतिविधि को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। जबकि आज आधुनिक तकनीकी से लैस सुरक्षा व्यवस्था के दौर में सरेआम अराजक गतिविधियों को अंजाम देकर आसानी से बच निकलना किसी के लिए भी मुश्किल है। हालांकि ऐसे हमलों के बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से खालिस्तान समर्थकों की आलोचना की गई थी, लेकिन अगर किन्हीं हालात में ऐसी हरकतें करने वाले बचे रहते हैं तो इसमें शासन की उदासीनता या लापरवाही मुख्य कारण होती है। इस लिहाज से देखें तो मंदिरों पर हमले के संदर्भ में भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने जिस तरह स्पष्ट भाषा में आपत्ति दर्ज की, वह वक्त की जरूरत है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के साथ परस्पर संबंधों को मजबूत बनाने की अपेक्षा करने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ अराजक तत्वों को काबू में करने और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने को लेकर शिथिलता नहीं बरतेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया इस मसले पर सकारात्मक रुख दिखाता है तो यह वैसे अन्य मामलों में भी द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने में मददगार साबित होगा, जिसके तहत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को मजबूत करने और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। इस संदर्भ में यह भी अहम है कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में
नया महावाणिज्य दूतावास खोलेगा, जिससे दोनों देशों को कारोबार और आधुनिक तकनीकी साझा करने के मामले में मदद मिले। इसके अलावा G20 व्यापार और रक्षा क्षेत्र के साथ साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत जिस ओर बढ़ी है, उसे बदलते विश्व में एक जरूरत के तौर पर भी देखा जा सकता है। स्टॉप।